नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी लिख करके, इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड की जाती है। टॉपर्स के रिजल्ट जारी किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के। और इसके अलावा एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। न्यूज में क्यों है? राजस्थान सरकार ने आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने हेतु भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में लोकप्रिय विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। गंभीर और वाणगंगा दो नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। वेटलैंड एक्ट 2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट कहे जाने वाले इस चिड़ियाघर का उद्देश्य गैंडों, जल भैंसों, मगरमच्छों, डॉल्फिन और विदेशी प्रजातियों सहित आर्द्रभूमि प्रजातियों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जैविक सेंसर से लैस एक नया सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है जो टिड्डियों के एंटीने का उपयोग करता है? साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड ए न्यू स्नीफिंग रोबोट इक्विप्ड विद बायोलॉजिकल सेंसर्स दैट यूजेस द एंटीना ऑफ लोकस्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। टिड्डियां अपने एंटीना से सूंघती है और उनमें सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। यह रोबोट को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्नीफर्स की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील बनाता है और अग्रिम रोग निदान एवं बेहतर सुरक्षा जांच में सहायक होता है। शोधकर्ताओं ने कीट के एंटीना को रोबोट पर 2 इलेक्ट्रोड के बीच रखा जो पास की गंध की प्रतिक्रिया के रूप में विद्युत संकेत भेजता है। मशीन लर्निंग से रोबोट अलग अलग गंधों की पहचान करने में सक्षम है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर अपना विमान भेजा है? अंडर विच ऑपरेशन इंडिया हैज सेंट इट्स एयरक्राफ्ट कैरिंग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ पर्सनल, essential items and medical equipment to help earthquake hit Turkey? The right answer is option number A, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाय प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है। भारत ने सीरिया में चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक परिवहन विमान भी भेजा है। 6 फरवरी को रिक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया है। इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी देखे गए जिससे दोनों देशों में भारी तबाही के साथ जान माल की क्षति तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस नाम से देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किया गया है? बाय व्हाट नेम हैज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम been unveiled by Union Road and Transport Minister नितिन गडकरी? The right answer is option number D, स्काई यूटीएम। इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। स्काई यूटीएम एक क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानव युक्त विमान हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। यह सिस्टम प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी
PDF से टैली हुआ है 36। बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। और अभी हाल ही में 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न BPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स PDF जो एम्पियन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट MCQs नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 PDF के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट MCQs को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको MCQs और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही PDF में अवेलेबल कराई गई है। 14 PDF रहेगा, 12 महीने का 12 PDF। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। OTP के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स और डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे, अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार यानी G3 का पता लगाया है?
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज डिस्कवर्ड lithium estimated reserve G3 of 5.9 million tons in the Salal Haimana area of Riyasi district located in which state or union territory? The right answer is option number D, जम्मू एंड कश्मीर। भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में एक मुख्य घटक के रूप में उपयोग होता है। 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधन वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट G2 और G3 स्टेज और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों के साथ यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी गई थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक गोल्ड से संबंधित हैं। किस राज्य से इसरो का सबसे छोटा यान SSLV-D2 प्रक्षेपित किया गया है? फ्रॉम विच स्टेट इसरोज स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV-D2 हैज बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 को दूसरे प्रयास में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। SSLV-D1 यान को पहली बार अगस्त 2022 में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन यह उपग्रहों को सटीक कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा था। इस बार उपकरण में संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही चरण 2 हेतु पृथक्करण तंत्र में परिवर्तन के साथ ऑन बोर्ड सिस्टम के लिए तार्किक परिवर्तन किए गए हैं। इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जिसमें इसरो की सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आज़ादी SAT-2 और एक अमेरिकी सैटेलाइट जेनोस 1 शामिल है, जिनको सफलतापूर्वक सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF द्वारा तर्कस अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? वाज द एक्सरसाइज तर्कस कंडक्टेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। रासायनिक और जैविक युद्ध को विश्व के लिए खतरे के रूप में पहचाने जाने के साथ आयोजित भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय हमलों के प्रति प्रतिक्रिया शामिल है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों को तेजी से बेअसर करना, बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना और आतंकवादियों द्वारा ले जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना था। भारत ने किस वर्ष तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? इंडिया हैज़ टारगेटेड टू इरेडिकेट फाइलेरिया बाय विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2027। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है। भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले, वैश्विक लक्ष्य क्या है 2030 तक, तो इससे 3 वर्ष पहले 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करना है। लिम्फेटिक फाइलेरिया की बात हो रही है। फाइलेरिया से प्रभावित उच्च दबाव वाले राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की किस जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले 2 वर्षीय समारोह का उद्घाटन किया गया है? टू मार्क विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती द ईयर लॉन्ग 2-year फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 200वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मरणोत्सव के लिए एक लोगो भी जारी किया है। महर्षि दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ था। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन में प्रकाशित हुए। इन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा भी दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 1886 में DAV स्कूल अस्तित्व में आए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि DAV का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर DAV स्कूल का राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन अमृत पैक्स 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। डाक टिकटों का यह 5 दिवसीय महाकुंभ 11 से 15 फरवरी 2023
प्रगति मैदान नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के इतिहास और संस्कृति से संबंधित डाक टिकट तथा फोटोग्राफिक संग्रह प्रदर्शित किए गए। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक एक पहल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड निर्माण से शक्ति टू मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। इस पहल में चरणबद्ध तरीके से ESI योजना अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन या आधुनिकीकरण, बेहतर आधुनिक सुविधाओं के साथ 100, 200 और 500 बेड वाले अस्पतालों के लिए मानक डिजाइन तैयार करना, पर्यवेक्षण, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई भवन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ साथ भूमि या संपत्ति दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, परियोजना की निगरानी हेतु ऑनलाइन रियल टाइम बोर्ड आदि शामिल हैं। किस संस्था ने 6वीं बार ATD बेस्ट अवार्ड्स जीता है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन द ATD बेस्ट अवार्ड्स फॉर द 6th टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, NTPC। यह अवार्ड दुनिया भर के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी ATD द्वारा प्रदान किया जाता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है। NTPC की स्थापित क्षमता 71,544 मेगावाट है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डिवर्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द एज ऑफ 30? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुमार यादव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू के साथ ही इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। सूर्य कुमार यादव ने अपना टेस्ट डेब्यू 32 साल 148 दिन की उम्र में किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। इससे पहले सूर्या ने अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू 30 साल 181 दिन की उम्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 2021 14 मार्च को किया था। इन्होंने अपना ODI डेब्यू 30 साल 307 दिन की उम्र में R प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 18 जुलाई 2021 को किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में भी शतक जड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में वैसे यह इनका 9वां शतक था, लेकिन कप्तान के रूप में पहला। यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित शर्मा विश्व के 4थे कप्तान बन गए हैं। रोहित से पहले 3 क्रिकेटर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस, श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान और पाकिस्तान के बाबर आजम शामिल है। एरो इंडिया के 14वें संस्करण 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 14th एडिशन 2023 ऑफ एरो इंडिया ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। PM मोदी ने 13 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में आयोजित इस प्रदर्शनी में 13 से 15 फरवरी व्यावसायिक दिन के लिए, जबकि 16 से 17 फरवरी को आम लोगों के लिए प्रदर्शनी खुली रही। लगभग 35,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में यह एरो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें करीब 98 देशों ने भाग लिया। थीम क्या था इसका? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने दौसा राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई 246 किलोमीटर है। साथ ही PM मोदी ने 5,940 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाले 247 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई रहने वाली है 1,386 किलोमीटर।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया है। यह जो एक्सप्रेसवे रहने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, देश के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, यह आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और सभी राज्यों के नाम भी लिखिएगा। किस चक्रवात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी? इन व्यू ऑफ विच साइक्लोन हैड न्यूजीलैंड डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोन गैब्रियल। यह इमरजेंसी 7 दिनों के लिए लगाई गई थी। चक्रवात गैब्रियल के कारण पूरे उत्तरी द्वीप में बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण यह फैसला लिया गया। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल के खतरों को देखते हुए देश में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। 2011 के क्राइस्टचर्च भूकंप और 2020 में कोविड महामारी के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय आपात स्थिति थी। बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद चुप्पू को निर्विरोध बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है। 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। एयर इंडिया ने एयरबस से कितने विमान खरीदने का समझौता किया है? एयर इंडिया हैज टाइड अप विद एयरबस टू बाय हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 250। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की उपस्थिति में एयर इंडिया और फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयर इंडिया ने अपना आखिरी सौदा 2005 में किया था। उस समय बोइंग से 68 और एयरबस से 43 विमान खरीद को फाइनल किया गया था। एयर इंडिया ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ 220 विमान खरीदने का अनुबंध किया है? एयर इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग टू बाय 220 एयरक्राफ्ट फॉर हाउ मेनी बिलियन यूएस डॉलर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 34 अरब यूएस डॉलर। तो एयरबस से विमान खरीदे जाएंगे 250, बोइंग से खरीदे जाएंगे 220। तो कुल देखिए 470 विमानों की खरीद के लिए डील हुई है एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन होल वर्ल्ड जो एक साथ दिया गया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जा रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ सऊदी अरेबियाज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हु इज बीइंग सेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेयाना बर्नावी। रेयाना इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर साथी अली अल करनी के साथ जाएंगी। सऊदी अरब के दोनों अंतरिक्ष यात्री 2023 की दूसरी तिमाही में स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे जो AX-2 स्पेस मिशन के क्रू में शामिल है। फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A के SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा क्रू मेंबर्स को स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। पूर्व विदेश मंत्री निकोस 49 वर्ष की आयु में साइप्रस के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। निकोस को 51.9% वोट हासिल हुए हैं। यह पहली बार है जब दो सबसे प्रमुख राजनीतिक समूहों के समर्थन के बिना कोई राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। इन्होंने निकोस अनास्तासिदेस का स्थान लिया। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में अनातोलियन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है और मुद्रा है इसका यूरो। किस संस्थान के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स हैव वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT इंदौर। IIT इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी द्वारा प्रतिष्ठित पदक प्रदान किया गया। इन छात्रों ने ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप ब्लॉक बिल को डेवलप किए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यूनिवर्सिटी वाज द 2-day अर्बन 20 सिटी शेरपास मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। इस बैठक का उद्देश्य शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना था
ताकि सामान्य समाधान ढूंढे जा सकें जो G20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह G20 आयोजनों में से तीसरा अवसर था जब G20 के समूह की भारत की अध्यक्षता के रूप में गुजरात में आयोजित किया गया। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द 5th डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड एबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि इस फैसले से बूस्टर शॉट के लिए योग्यता का विस्तार हुआ है और इसमें करीब 1.4 करोड़ लोग शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया अब तक 16 वर्ष की आयु के ऊपर के 95% लोगों को कोविड के 2 टीके की खुराक दी जा चुकी है। महिला प्रीमियर लीग 2023 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में कौन उभरी? हु इमर्ज्ड एज द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 ऑक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL नीलामी 2023 मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने खरीदा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 1.8 करोड़ रुपये में खरीदा। बाकी खिलाड़ियों की लिस्ट इस प्रकार से है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10वीं रैंक है भारत की। स्कोर रहा है 0.932। रैंक मेट्रोलॉजी में देखेंगे तो 21 है, रैंक स्टैंडर्डाइजेशन में देखेंगे तो 9th है और रैंक एक्रेडिशन में देखेंगे तो 5वीं है। टॉप किसने किया है? जर्मनी ने टॉप किया है। चाइना 2nd स्थान और यूनाइटेड स्टेट्स 3रे स्थान पे रहा है। GQII में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया में 184 देशों की सूची तैयार की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज G20 चेयरमैनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक आयोजित इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। एक सुरक्षित, परस्पर और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2017 में जर्मन G20 प्रेसिडेंसी के तहत डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग का गठन किया गया था। महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम वुमेन द फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2023 हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में मूल्यनिष्ठ समाज की नींव महिलाएं यानी वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना की शुरुआत की। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको MPN Academy ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, BD मिश्रा। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की मांग को लेकर लद्दाखी लोगों के चल रहे आंदोलन के बीच केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इनकी जगह सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा को लद्दाख का LG बनाया गया है। राष्ट्रपति ने 13 राज्यों के राज्यपाल व LG में फेरबदल किया है। तो 6 नाम तो ऐसे हैं जो पहली बार राज्यपाल बने हैं, लिस्ट देख लीजिए आप, और 7 ऐसे हैं जिसका ट्रांसफ़र किया गया है एक जगह से दूसरे जगह। पहले ये यहाँ पे थे
और बाद में इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।